भवन में संविधान दिवस का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारी हजारों वर्षों की संस्कृति एवं विचारों का प्रगटीकरण है। जेवर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा 20 साल तक राज्य और केंद्र की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में विकास को रोके रखा। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के नए आयामों से रूबरू हो रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बहुमत से आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रिजेश और अब समाचार विस्तार से। संसद भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में संविधान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। इस अवसर पर संसद भवन में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिन हमें अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। और जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में है। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज के ही दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। पीएम मोदी शाम 5:30 बजे नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। We, the people of India. आज संविधान दिवस है, जो हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को 1949 में इसी तारीख को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए
हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के मनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का ढल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की और सभा के सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदस्यों से समर्पण की शपथ लेने का आह्वान किया। At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land attain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। एक नवजात राष्ट्र में संविधान सभा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मैं ये भी मानता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा अख्तियार, मुकम्मल अख्तियार इस बात का है कि वो अपनी कार्रवाई जिस तरह से चाहे करे, इसके अंदर वो जो कुछ करना चाहे करे और इसमें किसी भी बाहर की ताकत को अख्तियार नहीं है कि इसकी कार्रवाइयों में वो कुछ भी हस्तक्षेप या दस्तंदाजी कर सके। संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे महान राष्ट्र की विभिन्न विचारधाराओं और विविध संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने का कठिन कार्य सौंपा गया। उन्होंने कहा था, Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. विविध मतों के बावजूद संविधान सभा ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में गठित करने का संकल्प लिया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों पर धाराएं नागरिकों के उचित व्यवहार और आचरण की नींव रखती हैं। निर्देशक सिद्धांत ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी और इसके लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगी जिसमें सबके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारत के लोग संविधान के परम संरक्षक हैं। उनमें ही संप्रभुता निहित है और उन्हीं के नाम पर संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान नागरिकों को सशक्त बनाता है, लेकिन नागरिक भी संविधान का पालन करके, उसकी रक्षा करके और अपने शब्दों तथा कार्यों से इसे और अधिक सार्थक बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं।
प्रधानमंत्री ने जेवर में जब लोगों को संबोधित किया तो संबोधन में कई बड़ी बातें सामने रखी। जेवर की जमीन से प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का हिस्सा होना चाहिए। उनके इस बयान के बीच देश का गौरव बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे की कहानी तो थी ही, पिछली सरकार की उदासीनता की भेंट चढ़ रहा था, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने ये तंज उन सभी विपक्षी दलों पर कसा जो हर कार्य को राजनीति में नफे और नुकसान के चश्मे से देखते चले आ रहे हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र प्रथम की नीति को धरातल पर उतारने की उत्कृष्ट अवसंरचना है। 1300 हेक्टेयर से अधिक की भूमि में फैला ये हवाई अड्डा समग्र कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का हिस्सा होना चाहिए और इसी सिद्धांत पर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं होती थीं, लेकिन उनके पास कोई ठोस नीति और योजना नहीं होती थी। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना भी लखनऊ और दिल्ली सरकार की खींचतान के बीच फंस गया था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार के प्रयास से इसका शिलान्यास संभव हो पाया है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे, जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले किसानों की जमीनों के मुआवजे की समस्या रही है। सरकारी अड़चनों के कारण सालों साल जमीनें बेकार पड़ी रहती थीं, लेकिन केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान निकाला। पहले किसानों की जमीनों को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियां होती थी, उसे वो भी प्रोजेक्ट की देरी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती थी। यही आसपास पहले की सरकारों के दौरान अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्याएं रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए गए। विकास की यात्रा में राज्य को पीछे धकेल दिया गया। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर अब तेजी से दौड़ रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर, मल्टी मॉडल एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राज्य के विकास का एक नया इतिहास लिख रही हैं। वैश्विक कनेक्टिविटी और आर्थिक केंद्रों को बढ़ावा देकर किसान का कल्याण और राज्य का समग्र विकास प्रधानमंत्री का विजन है। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए आयाम तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया है। 2014 के बाद से भारत में एक सुखद बदलाव देखा गया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है और ये केवल
सामान्य दिनों में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान भी कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और उसकी जीविका की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के बाद दुनिया के अंदर एक बेहतर वातावरण देश के अंदर देने का कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल सीतापुर में भाजपा अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आह्वान किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए ये तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत से सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र बताते हुए कहा कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिसने बूथ जीत लिया उसने चुनाव जीत लिया। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब योगी सरकार ने गुंडों को राइट टाइम कर दिया है। प्रदेश में अब कानून और व्यवस्था का राज है। और मैं तो कह सकता हूं, सपा के सरकार के समय भी फला मंत्री पर आरोप लग गए, किसी पर भ्रष्टाचार के, किसी पर बलात्कार के, किसी से खुलेआम पैसा लेने के। लेकिन मैं यहां ही नहीं, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं। 7.5 वर्षों से दिल्ली में हम लोग सरकार चला रहे हैं। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी। बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह दे किसी मंत्री के दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, कोई तो उंगली उठा के कह दे। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का मिर्जापुर में व्यापारियों ने स्वागत किया। व्यापारी सम्मेलन में लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शिरकत की। उन्होंने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीतल उद्योग मिर्जापुर का सबसे प्राचीन व्यवसाय है और उत्तर प्रदेश सरकार इसके संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दे रही है। व्यापारियों की मांग के अनुरूप पीतल उद्योग को नगर के नजदीक औद्योगिक संकुल बनाने के निर्देश दिए गए। जो हम लोग की स्कीम है, जिसकी महत्वाकांक्षी स्कीम है ओडीओपी, मुख्यमंत्री जी लेकर आए थे 2018 में। उसके बाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान है, प्रधानमंत्री रोजगार है, फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है युवाओं के लिए। इन सब में हम लोग जो युवाओं को किस प्रकार से लोन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, टूल किट देते हैं, ये काम कर रहे हैं। अब एक नई स्कीम के साथ हम लोग जो खुदरा बाजार के लोग हैं उनको भी इन स्कीमों से जोड़ा जा रहा है और एमएसएमई के तहत उनको लिया जा रहा है, जो कि अभी तक नहीं था। उन लोग को भी ये लोन और अन्य योजना का लाभ मिलेगा और सब्सिडी का जो रेट है इंटरेस्ट रेट का मिलेगा। और कल को जो नए सुधार करने हैं, अपने जो दुकान है वो कर नहीं पाते, उनको और बेहतर बनाने का, जिसका आजकल एक आधुनिक तरीके से बन रहे हैं, वो सब चीज़ों का। अलीगढ़ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर की ओर से आयोजित युवोत्थान कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर कार्य कर रही है। 2014 के बाद जो देश में परिवर्तन आया है उसमें युवाओं की अहम भूमिका है।
देश और दुनिया को बदलने में हमेशा ही युवाओं ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है। देश के युवाओं ने मिलकर के एक संकल्प के साथ जब 2014 में काम किया था, तब देश में पूर्ण बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी। उसी अनुक्रम में जब उत्तर प्रदेश के आम आवाम ने और विशेष रूप से युवाओं ने जब ये तय किया कि उत्तर प्रदेश और भविष्य का उत्तर प्रदेश हम बदलना चाहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पिछले 5 साल में श्रद्धेय योगी जी की सरकार में और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली देश की सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को, इन युवाओं के सपने का उत्तर प्रदेश बनाने में कामयाबी प्राप्त की है। आज प्रदेश भर में इस कार्यक्रमों की श्रृंखला इस तरह की आयोजित की जा रही है। इस बदलते हुए भारत की तस्वीर को और ज़्यादा रंगपूर्ण बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की युवा और तरुणाई साथ में जुटे। ये प्रदेश में युवा मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आगरा शहरी लोकसभा क्षेत्र में हो रही 4 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। 4 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा में कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल, क्रिकेट, लंबी कूद सहित 15 खेलों में 3000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर जीत दर्ज की। सांसद खेल स्पर्धा समापन अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की और 3000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि हमारा देश 125 करोड़ की आबादी वाला है और ऐसे देश जिनकी आबादी कम है और ओलंपिक खेलों में अव्वल रहते हैं, ऐसे में हमारे देश से अच्छे ओलंपिक निकलकर देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने चाहिए। अनुराग ठाकुर जी के निर्देशन में सांसद खेल स्पर्धा का जो हम लोगों ने आयोजन किया है, वो 4 दिन यहाँ 15 इवेंट्स हुए हैं, जिसमें 100 मीटर, 200, 400, 1500 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, निशानेबाजी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और बुशेज, बॉक्सिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। आज लगभग सभी फाइनल हो गए हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं आगरा की महान जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि 21 तारीख को हुई मैराथन में उन्होंने एक इतिहास रचा है, रन फॉर ग्रीनरी को सफल बनाया है और 12,000 पौधों का रोपण उस दिन किया गया है। प्रतापगढ़ में प्रदेश के ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने विधानसभा पट्टी क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड मंगरौरा के ग्राम नारायणपुर में 200 करोड़ की 301 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी का वितरण किया। मोती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। दो अरब से अधिक लागत की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 3 अरब के कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और लोक निर्माण विभाग के भी लगभग 2 अरब के और कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनको आज हम नहीं शामिल किए हैं। हमारा क्षेत्र है, हम हमेशा अपने क्षेत्र में रहते हैं। आज क्षेत्र के लोगों ने जिस जनसमुद्र को आप देख रहे हैं, शायद ही इतनी बड़ी जनसभा किसी ब्लॉक में और किसी गांव स्तर पर आयोजित हो सकी होगी। भारतीय सेना की जीत के 50 वर्ष होने पर 16 दिसंबर 2020 को प्रज्वलित की गई स्वर्णिम विजय मशाल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के मुख्यालय सूबेदारगंज पहुंची। इस मौके पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जीएम प्रमोद कुमार ने स्वर्णिम विजय मशाल थामी। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस लड़ाई में भारतीय रेलवे ने बढ़ चढ़कर सेना की मदद की और रेलवे के जरिए रसद सैनिकों और उनके हथियारों को पहुंचाने में मदद की गई। 16 दिसंबर को देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए स्वर्णिम विजय मशाल 1 वर्ष पूरा कर दिल्ली पहुंचेगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल लेकर यात्रा के समापन की घोषणा करेंगे। विजय मशाल जो है
दिल्ली से पिछले वर्ष 16 दिसंबर को चली थी और 16 दिसंबर इस वर्ष जो है वापस जाके पूरा 1 साल का भ्रमण करके वापस दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि हम 50 वर्ष इस ऐतिहासिक जीत का मनाएंगे। ये जो जीत है 1971 की लड़ाई की जो जीत है, ये सारे देश की जीत है, ये न केवल जो सशस्त्र बल हैं उनकी जीत नहीं है, इसमें सबका बहुत बड़ा योगदान है। मैं साथ ही बताना चाहता हूँ कि ये मशाल यहाँ रेलवे प्रांगण में आने से बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि रेलवे और आर्मी जो है हर चुनौती का सामना मिलके करते हैं और उनका हमारे साथ हरदम सहयोग रहता है, ताकि हम अपनी जगह पे ट्रुप्स को, सामान को, असला को आराम से पहुंचा सकें और उसमें ये हरदम सहयोग देते हैं। श्रावस्ती जिले में पहले कूड़ा पृथक्करण केंद्र का जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने उद्घाटन किया। कूड़ा पृथक्करण केंद्र बनने से ग्रामवासियों को बड़ा फायदा होगा। कूड़ा पृथक्करण केंद्र में गांव में जो भी कूड़ा निकलता है उसको वहां पर इकट्ठा करके अलग अलग उपयोग में लाया जाएगा, जिसमें गांव के किसानों का कूड़े से आय का भी स्रोत बन जाएगा। आज इस गांव में मैं आई हूँ। ये गांव ODF प्लस डिक्लेयर हुआ है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे वेस्ट डिस्पोजल तो बहुत पहले से चल रहा है। वेस्ट सेग्रीगेशन पे बात हो रही है, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट, फिर उसमें भी अलग तरीके के जो वेस्ट है, प्लास्टिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, उससे वर्मी कंपोस्टिंग करना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है और ये सब पॉसिबल हुआ है गाँव वालों के सहयोग से, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें रहा है। यूनिसेफ का भी इसमें योगदान रहा है। यूनिसेफ ने सभी लोगों को मोबिलाइज किया है और मैं ये आशा करती हूँ कि इसी तरह जनपद श्रावस्ती के और भी गांव ODF प्लस डिक्लेयर। बुंदेलखंड के पिछड़े जनपद हमीरपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया कि जनपद की प्रत्येक सरकारी दुकान में नोडल अधिकारी की देखरेख में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कोविड-19 नियमों का अनुपालन कराते हुए कराया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया कि पहले चरण के वितरण में हमीरपुर में अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में रिकॉर्ड कायम किया है। जी सर, मेरा नाम अजय कुमार लक्षकार है, कालीपुरा में रहता हूँ और यहाँ पर हम राशन लेने आते हैं। 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ मिलता है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आराम से आते हैं, आराम से हमें राशन मिल जाता है और लेकर के चले जाते हैं, जिसके लिए मोदी जी और योगी जी के धन्यवाद। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संसद भवन में संविधान दिवस का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारी हजारों वर्षों की संस्कृति एवं विचारों का प्रगटीकरण है। जेवर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा 20 साल तक राज्य और केंद्र की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में विकास को रोके रखा। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के नए आयामों से रूबरू हो रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बहुमत से आ रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।